नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद होगी सब मस्त होंगे, मजे में होंगे और निरंतर पूर्वक अपनी पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात की थी और आपको चीजें समझ में भी आई होगी। आज की इस वीडियो में, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी के विषय में। कौन सा टॉपिक? बायोलॉजी का एक डाइजेस्टिव सिस्टम वाले टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्लियर? करते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की स्टार्टिंग। डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में हम पाचन तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और फिर कंप्लीटली इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर एनर्जी प्रोवाइड कराता है। क्लियर? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर एनर्जी प्रोवाइड कराने वाले प्रोसेस को डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और डाइजेस्टिव एक फिजिकल और एक केमिकली प्रोसेस होता है। फिजिकली जैसे हम कुछ भी चीज खाते हैं, खाने वाली चीज को हम टिप की हेल्प से ब्रेक डाउन करते हैं, वो एक तरह का फिजिकल प्रोसेस हो गया। और जैसे ही वो हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के इनसाइड जाता है, तो तरह तरह के केमिकल्स, हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं, फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम केमिकल प्रोसेस। अगर हम तीसरे एस्पेक्ट की बात करें, जो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट हो गया, इन्हीं सब का क्या होता है? डाइजेशन होता है। क्लियर हुई बात? इन्हीं का क्या होता है? डाइजेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन जैसे वाटर, विटामिन और जो मिनरल हो गए, इनका डाइजेशन नहीं होता है, बल्कि इनको एब्जॉर्ब किया जाता है। याद रखना, इनको एब्जॉर्ब किया जाता है। इतनी बात क्लियर? कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट्स होगा, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। वाटर, विटामिन, मिनरल्स, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इसके विषय में हम न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में बात करेंगे, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने इंट्रो के बारे में बात की। अब हम बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम को दो तरह से हम डिफाइन करेंगे। इसमें दो तरह की हम चर्चा करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो एलिमेंट्री कैनाल आता है, जिसे हम हिंदी में आहार नाल कहते हैं। आहार नाल। एक डाइजेस्टिव ग्लैंड आती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड, अब ग्लैंड क्या होती है, इसे हम ग्लैंड वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ग्लैंड क्या है, अभी के लिए संक्षिप्त में समझ लीजिए। ग्लैंड ग्लैंड को हिंदी में हम ग्रंथि बोलते हैं। ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर वो थैलेनुमा संरचना होती है, जिसमें से कुछ ना कुछ लिक्विड सब्सटेंस केमिकल की फॉर्म में सीक्रेट होता रहता है। वो केमिकल सब्सटेंस में भी हार्मोन हो सकता है और एंजाइम हो सकता है। अभी के लिए आप संक्षिप्त में इतना समझिए, हम कभी विस्तार पूर्वक ग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होते हैं बक्कल कैविटी, जो हमारे माउथ का जो खाली स्पेस होता है, उसे ही हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। क्लियर? कैविटी होता है खाली स्पेस। फिर जाता है फूड, हमारा फूड पाइप में, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी के सभी आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन से ग्लैंड आएगी हमारे पास? सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैंक्रियाज और लीवर। इतनी सी बात क्लियर? ये मोटा मोटा आइडिया रखना, इसका भी यूज होएगा इन्हीं दोनों का मिक्स रूप में।
अब हम करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले टॉपिक की चर्चा। वीडियो थोड़ी सी माय डियर फ्रेंड लेंथी हो सकती है, लेकिन हम कंप्लीटली बात करेंगे। क्लियर? सो इसे भी मैं रफ कर देता हूँ। सबसे पहले हम फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। क्या करते हैं? फूड को इनटेक, भोजन को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते हैं। ग्रहण कहाँ पर करते हैं? बक्कल कैविटी में। कहाँ पर? बक्कल कैविटी। देखो बक्कल कैविटी का नाम आ गया ना। सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं बक्कल कैविटी। कैविटी एक खाली स्पेस होता है, जो भी हमारी बॉडी में कहीं पर खाली स्पेस हो उसे हम बोलते हैं कैविटी। जैसे कि यहाँ पर स्टमक में आई मीन इसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। चेस्ट में भी खाली स्पेस होता है, इसलिए उसको चेस्ट कैविटी बोलते हैं। और हमारे माउथ में भी खाली स्पेस होता है, जिसे हम बक्कल कैविटी बोलते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ सब्सटेंस आता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमने फूड को इनटेक किया। इनटेक के बाद टिप की हेल्प से इसका ब्रेक डाउन किया जाता है। ब्रेक डाउन किया जाता है इसका विद द हेल्प ऑफ टिप। विद द हेल्प ऑफ टिप के हेल्प से इसका क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है। और जो भी कोई फूड होता है, जो भी कोई खाद्य पदार्थ होता है, टिप की हेल्प से उसको ब्रेक डाउन करने के बाद उसे बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलस। सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, अगर आप कुछ खाते हो, खाते वक्त रोटी वगैरह में कोई कंकड़ वगैरह आ जाए तो आप उसको बाहर निकालते हो, वही बोलस है। कोई भी खाद्य पदार्थ जिसको हम टिप की हेल्प से छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। उसके बाद फिर स्लेवरी ग्लैंड आती है। कौन सी ग्लैंड आती है? स्लेवरी ग्लैंड। कौन सी? स्लेवरी ग्लैंड। इसको हिंदी में हम बोलते हैं लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। क्लियर हुई बात? स्लेवरी ग्लैंड हमारे माउथ में 3 पेयर्स में रहती है। कितने पेयर में रहती है? 3 पेयर में। याद करो जल्दी से मेरे साथ। पैराटोइड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर। क्लियर? ये सभी के सभी स्लेवरी ग्लैंड के पार्ट है। पैराटोइड सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। और सांप में जो जहर निकलता है वो इसी पैराटोइड से निकलता है। क्लियर? स्लेवरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है? स्लाइवा, लार। स्लाइवा, इससे लार निकलती है। हम राल बोलते हैं, लेकिन वो राल नहीं होती, वो लार होती है। स्लाइवा में माय डियर फ्रेंड कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो आपको याद कर लेने अच्छी तरह से। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज। क्लियर? लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूकस। लाइसोजाइम क्या करता है? फूड में प्रेजेंस जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करता है। ये उनको क्या करता है? किल करता है, जो फूड में प्रेजेंस बैक्टीरिया होते हैं। इतनी सी बात स्पष्ट हुई। और टाइलिन क्या? टाइलिन और डाइस्टेज मिलकर ये क्या करते हैं? स्टार्च का पाचन करते हैं, ये स्टार्च का डाइजेशन करते हैं। और जो म्यूकस होता है वो फूड को चिपचिपा बना देता है, फूड को चिपचिपा बना देता है। इतनी सी बात क्लियर हुई? अभी तक जो मैंने बातें की है, सबसे पहले हम फूड को इनटेक करते हैं, उसके बाद टिप की हेल्प से उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन किए गए सब्सटेंस को हम बोलस बोलते हैं। और फिर हमारे माउथ में ग्लैंड होते हैं, जिसे हम स्लेवरी ग्लैंड बोलते हैं। और स्लेवरी ग्लैंड का कार्य होता है स्लाइवा को सिक्रेट करना। स्लेवरी ग्लैंड बेसिकली हमारे माउथ में 3 पेयर्स में पाई जाती है। कौन कौन सी? पैराटोइड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। मेरे साथ बोलो। पैराटोइड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। और जो स्लाइवा होती है, स्लाइवा में बेसिकली 4 टाइप के एंजाइम होते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूकस। लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूकस। लाइसोजाइम क्या करता है? फूड में प्रेजेंस हुए जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है। और टाइलिन और डाइस्टेज क्या करते हैं? स्टार्च को डाइजेशन करते हैं। और म्यूकस क्या करता है? फूड को चिपचिपा बना देता है। इतनी बात समझ में आई? सो स्लाइवा के बारे में थोड़ी सी और बातें समझ लियो। जो स्लाइवा होती है, देखो रात को जब हम सोते हैं तो स्लाइवा सिक्रेट नहीं होती है। तो जो हमारे फूड में जो प्रेजेंस जो बैक्टीरिया आते हैं वे किल नहीं होते, वे हमारे माउथ में ही रहते हैं, जिस वजह से वे एसिड को सिक्रेट करते हैं। और उन एसिड की वजह से हमारे मुंह में दुर्गंध आती है। इसीलिए हम सुबह ब्रश करते हैं, हमारे माउथ में उन जो बैक्टीरिया ने एसिड एसिड सिक्रेट किया
और सुबह हम ब्रश करते हैं, ब्रश में बेस होता है, और जब एसिड और बेस आपस में मिल जाते हैं तो उससे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। इसीलिए हमें बेस करना सॉरी इसीलिए हमें ब्रश करना चाहिए ताकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इजिली हो सके। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन से क्या हो सके, जो बैक्टीरिया जितने भी एसिड थे वे न्यूट्रल हो सके, फिनिश हो सके। आपको इतनी सी बात स्पष्ट हुई होगी। सो अब आगे चर्चा करते हैं हम। उसके बाद जो बोलस होता है, बोलस बोलस आप समझ रहे होंगे की हेल्प से, जिसका ब्रेक डाउन किया गया, दैट इज बोलस। बोलस उसके बाद फेरिंग्स में जाता है। कहां पर? फेरिंग्स। फेरिंग्स को हिंदी में हम ग्राश नली कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? ग्राश नली। क्या बोलते हैं? ग्राश नली। मेरे साथ बोलो, ग्राश नली। क्लियर हुई बात? फेरिंग्स में जाने के बाद जो फूड होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड, जो फेरिंग्स के जाने के बाद जो पाइप होते हैं वे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है एयर पाइप और एक होता है फूड पाइप। क्या होता है? फूड पाइप। और इसके बीच में ट्रैफिक पुलिस की भूमिका निभाता इपियोग्लोटिस। 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 इपियोग्लोटिस क्या करता है? ट्रैफिक पुलिस की भूमिका निभाता है। ट्रैफिक पुलिस क्या करता है? अगर भाई इस तरफ की गाड़ी आ रही है तो इस तरफ की गाड़ियों को रोक देता है, इस तरफ से गाड़ी आ रही है तो इस तरफ की गाड़ी को रोक देता है। उसी प्रकार से इपियोग्लोटिस क्या करता है? अगर फूड आ रहा है तो ये एयर पाइप को रोक देगा, अगर एयर आ रही है तो ये फूड पाइप को रोक देगा। ये इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। इतनी ही इसका कार्य होता है। लेकिन जैसे खाना खाते वक्त बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी हम खाना खाएंगे तो हम टीवी देखते वक्त खाना खाते हैं। विदाउट टीवी तो आज घर में कोई भी बच्चा, बड़े हो गए, महिलाएं होगी, वे घर पर खाना भी नहीं खाती है टीवी देखते वक्त। और जब हम टीवी देखते हैं तो हमारा पूरा फोकस, पूरा जो ध्यान है वो टीवी की तरफ रहता है। उस समय हमारा जो ब्रेन है वो इपियोग्लोटिस को इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाता, जिस वजह से कभी कभी, मैं कह रहा हूँ कभी कभी, जो इपियोग्लोटिस होता है जैसे ही फूड आता है तो ये फूड पाइप को क्या कर देता है? कवर कर देता है, और जो फूड होता है वो एयर पाइप में चला जाता है। फिर हमें हिचकी आती है, फिर हम पानी पीते हैं। क्लियर हुई बात? जिस वजह से इस तरह से हिचकी आती है ऊपर की तरफ, ताकि एयर पाइप में से क्या निकल जाए, वो खाना बाहर निकल जाए। क्लियर हुई बात? तो ये इपियोग्लोटिस का काम था। अब हम आगे चर्चा करते हैं। इपियोग्लोटिस का आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद बोलस। बोलस कहाँ पर? बोलस जब फेरिंग्स में आता है, फेरिंग्स के बाद दो पार्ट्स हो जाते हैं, वो जाता है फूड पाइप में। कहाँ पर जाएगा? फूड पाइप में। क्लियर? याद रखना माय डियर फ्रेंड, क्या फूड पाइप में, इसे हम बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। भोजन नली, जिसमें भोजन आता है, जिसमें बोलस आता है। इसको ओसोफेगोसियस भी बोलते हैं। ओसोफेगोसियस। जो फूड पाइप में जो फूड आता है, फूड पाइप में जो बोलस, अब हम फूड नहीं बोलेंगे, जो बोलस आता है वो एक मूवमेंट से आता है, जिस मूवमेंट को बोलते हैं हम पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको कर्मा कुंचन गति। कर्मा कुंचन गति। इतनी बात स्पष्ट हुई? जो बोलस होता है वो फूड पाइप में कौन सी मूवमेंट से आता है? पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट से। पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट क्या होता है? जैसे कि सपोज करो ये फूड पाइप है, अब जैसे ही यहाँ से फूड आएगा तो ये इस तरफ से क्या हो जाएगा? इस तरह से चौड़ा हो जाएगा। अब जैसे ही ये फूड नीचे की तरफ जाएगा तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, जिस प्रकार से ये सिंक हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। क्लियर? मतलब कि जहां 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 से फूड जाता रहेगा वहां वहां से फूड पाइप थोड़ा सा चौड़ा होता रहेगा, जैसे ही फूड नीचे जाएगा वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। उसको बोलते हैं हम पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। फिर उस फूड पाइप के इसके बाद फिर जो वो फूड है वो जाता है स्टमक में। कहां पर जाएगा? स्टमक में। ये आपने लिख लिया तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये क्या है? फूड पाइप। क्लियर?
फिर फूड पाइप के बाद जो भोजन जाता है वो कहाँ पर जाता है, स्टमक में, अमाशय में। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं माय डियर फ्रेंड, याद रखना। स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, 3। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। मेरे साथ बोलो, स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। शाबाश, इसको बोलते हैं हम कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। क्लियर हुई बात। और जो कार्डियक फंडिक में इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं रूजी। क्या बोलते हैं, रूजी। जब हमें ज्यादा भूख लगती है ना, और हम घर में बोलते हैं कि मम्मी मम्मी बहुत ज्यादा भूख लगी है, जल्दी से खाना लाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। वे चूहे नहीं होते, वे जो रूजी होते हैं ना, वही वही उनमें ही मूवमेंट होता रहता है। और हम बोलते हैं कि पेट में बहुत ज्यादा चूहे हैं, चूहे कूद रहे हैं, लेकिन वो रूजी हलचल करती है। इतनी बात क्लियर। और हमारे स्टमक में ग्लैंड होती है। क्या होती है, एक ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक जूस सीक्रेट होता है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें शामिल होती है। कितनी चीजें, 3। एक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक रेनिन और एक पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, ये फूड को एसिडिक बनाने का कार्य करता है, ये फूड को एसिडिक बनाता है। और फूड में जो प्रेजेंस जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको किल करता है। फूड में प्रेजेंस बैक्टीरियाज को ये क्या करता है, किल करता है। और जो रेनिन होता है, ये जो मिल्क होता है, मिल्क का डाइजेशन करता है, मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है, मिल्क को कर्ड में। इसीलिए छोटा बच्चा पीता दूध है, जब जैसे उल्टी करता है तो वो कर्ड की फॉर्म में होता है, लेकिन कर्ड नहीं होता है। क्लियर। और जो पेप्सिन होता है, प्रोटीन जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, प्रोटीन जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को कम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस पेप्टोन में कवर चेंज कर देता है। किसमें, पेप्टोन में। तो इतनी सी बात क्लियर हुई। अब जल्दी से मेरे साथ याद कराओ मुझे। सबसे पहले हमने फूड को इनटेक किया, टिप की हेल्प से ब्रेक डाउन किया, और उस ब्रेक डाउन किए गए सब्सटेंस को क्या कहा गया, बोलस कहा गया। और फिर वो बोलस कहाँ पर आया, और फिर हमारे माउथ में कौन सी ग्लैंड थी, स्लेवरी ग्लैंड थी। स्लेवरी ग्लैंड कितने पेयर में थी, 3 पेयर में, पैराटोइड, सबलिंगुअल, मैंडिबुलर। और इस स्लेवरी ग्लैंड का कार्य क्या होता था, स्लाइवा को सिक्रेट करने का। और इस स्लाइवा में बेसिकली कितने एंजाइम रहते थे, 4। लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टर्स, म्यूकस। लाइसोजाइम का कार्य क्या होता था, फूड में प्रेजेंस बैक्टीरियाज को किल करना। और टाइलिन और डाइस्टेज का क्या कार्य होता था, स्टार्च का डाइजेशन करना। और म्यूकस क्या करता था, फूड को चिपचिपा बनाता था। फिर उसके बाद जो फूड जो बोलस है वो फूड पाइप में आता है पेरिस्टैटिक मूवमेंट से, क्रमकुंचन गति से। फिर ये हमारे अमाशय में, हमारे स्टमक में आता है। स्टमक के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। और स्टमक में ग्लैंड रहती है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से बेसिकली गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें शामिल होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेनिन, पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को एसिडिक करता है, और फूड में जो प्रेजेंस जो बैक्टीरियाज है उसको किल करने का कार्य करता है। और रेनिन मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। और प्रोटीन और जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को पेप्टोन में चेंज करता है। इतनी सी बात समझ में, जितना हमने चर्चा किया में भी आपको आ गई होगी। और याद रखना माय डियर फ्रेंड, क्या कि हमारे इस अमाशय में, हमारे स्टमक में जो फूड रहता है वो 4 घंटे तक रहता है, 4 घंटे तक। क्लियर है, इस अमाशय में। अब जब हम कभी कभी ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बल्कि हम शादी विवाह में करते हैं, या कोई पार्टी है या कोई फंक्शन वगैरह, हम वहाँ पर ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो जितने ज़्यादा हम ओवर ईटिंग करेंगे तो हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उतना ही ज़्यादा रिलीज होएगा। जैसे ही अत्यधिक मात्रा में रिलीज होता है तो हमारे पेट में क्या बनती है, एसिडिटी बन जाती है। क्या बन जाती है, एसिडिटी। फिर उस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम क्या लाते हैं, इनो। इनो में क्या होता है, बेस। और जब बेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करेंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होगी, उम्मीद होगा, परंतु उम्मीदें पूरी नहीं होती है। थोड़ी सी एक और बात याद रख लेना, क्या हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो स्टमक की एक चीफ सेल या ऑक्सीराइटिक सेल बोलते हैं उसे हम, ऑक्सीराइटिक सेल से निकलता है। ये भी याद रख लेना, ऑक्सीराइटिक सेल, या इसको हम चीफ सेल भी बोलते हैं, चीफ सेल। क्लियर।
ये आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर आप कॉपी पेन ले रहे होगे तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब करते हैं हम आगे चर्चा। उसके उपरांत उसके बाद जो फूड होता है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। परंतु इस स्मॉल इंटेस्टाइन के नखरा है क्या? इसके नखरे हैं। ये क्या कह रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन कहती है कि भैया जी मुझे ना एसिडिक वाला भोजन नहीं चाहिए, क्योंकि इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने फूड को एसिडिक बना दिया है और मैं एसिडिक फूड को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। कोई नहीं, लीवर चाचा बोले कोई बात नहीं, अगर तू फूड को एसिडिक एक्सेप्ट नहीं करेगी तो कोई नहीं, उसमें हम थोड़ी सी भूमिका निभा देंगे। ये है लीवर। लीवर का मुख्य कार्य होता है, वैसे तो हम लीवर पर बात करेंगे। लीवर जो होता है ये हमारी बॉडी में सबसे बड़ा अंग है, ये हमारी बॉडी में सबसे बड़ा अंग है और हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग स्किन है। लीवर एक लिक्विड सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं बाइल। क्या बोलते हैं? बाइल। और जो ये बाइल है ये, इसको हम गैल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल। हिंदी में बोले तो इसको हम पित्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्त। क्या बोलते हैं इसे हम? पित्त। क्लियर हुई बात? और इस बाइल बाइल क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जिसका सीक्रेट लिवर के द्वारा किया जाता है। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 8 होती है। क्लियर हुई बात? इसकी पीएच वैल्यू 8 होती है। और जो बाइल होता है ये स्टोर कहाँ पर रहता है? गैल ब्लैडर में। गैल ब्लैडर, पित्ताशय में। पित्ताशय में। क्लियर हुई बात? लीवर का मुख्य कार्य होता है बाइल बनाने का, और जो ये बाइल स्टोर रहता है ये बाइल ग्लैडर में रहता है। क्लियर? और ये जो बाइल ग्लैडर में, बाइल क्या करता है? ये फूड को बेसिक बना देता है। ये फूड को बेसिक बनाने का कार्य करता है। क्लियर हुई बात? और इस बाइल में कितनी चीजें, इस बाइल में मतलब क्या क्या बना होता है, इसमें क्या क्या मिला हुआ होता है? इसमें बाइल में 95% वाटर रहता है और 10% इसमें पिगमेंट रहते हैं। कौन कौन से? एक कोलेस्ट्रॉल रहता है इसमें, कोलेस्ट्रॉल, और बिलीरुबिनन। बिलुरुबिनन। बिलुरुबिनन ये रहते हैं। क्लियर हुई ये बात? तो बाइल के बारे में आपको समझ में आया होगा। क्लियर हुई? ये आपको विजिबल है? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। यस, विजिबल है। बिलुरुबिनन। तो इतनी बात क्लियर? लीवर क्या करता है? बाइल बनाने का कार्य करता है जिसे हम पित्त बोलते हैं। और जब हमें जॉन्डिस नामक बीमारी होती है तो इसी बाइल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। क्लियर? और बाइल बाइल सीक्रेट करता है, और जो लीवर एक बाइल सॉल्ट भी सीक्रेट करता है। बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट क्या करता है? ये इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है। क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो वर्षा होती है उसका इमल्सीकरण करता है। अब ये क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट उसे बोलते हैं जो लार्ज फैट ऑफ ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ऑफ ग्लोब्यूल्स में चेंज करने का कार्य करता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बात क्लियर? जैसे लार्ज फैट ऑफ ग्लोब्यूल, जैसे हमने मक्खन खाया, समोसा खाया, परांठे खाए, या जो भी जिसमें फैट्स की मात्रा ज्यादा हो उसको ये स्मॉल फैट्स में बदलने का कार्य करता है। क्लियर? कोई बात, उसको इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। तो लीवर, लीवर का मेन कार्य क्या है? बाइल बनाने का। बाइल को हम गैल भी बोलते हैं, हिंदी में से पित्त बोलते हैं। इसका जो पीएच वैल्यू 8 होता है और जो ये स्टोर रहता है गैल ब्लैडर में रहता है। और इसका कार्य क्या होता है? फूड को बेसिक बनाने का। इसमें 95% वाटर, 10% इसमें पिगमेंट होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन। और क्या करता है? लीवर बाइल जूस और बाइल सॉल्ट को सीक्रेट करता है। बाइल जूस के बारे में हमने पढ़ा। बाइल सॉल्ट क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है। क्लियर हुई बात? आपको इतनी बातें क्लियर हुई होगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं। आपने उतार लिया होगा साथ के साथ, उम्मीद होगी, परंतु उम्मीद पूरी नहीं होती है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर एक ग्लैंड होती है। कौन सी? यहाँ पर एक ग्लैंड रहती है जिस ग्लैंड को बोलते हैं हम पेनक्रियाज ग्लैंड।
पैनक्रियास ग्लैंड। क्लियर। मैं यहाँ पर पैनक्रियास ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। पैनक्रियास ग्लैंड, देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो मैंने आपको वो चार्ट सा बताया था, वहां पर ग्लैंड वाले टॉपिक आ रहे हैं। इसे हिंदी में हम अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय। ये एक प्रकार की मिक्स ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है ये? मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड किसे कहते हैं हम? मिक्स ग्लैंड उस ग्लैंड को कहा जाता है जिस ग्लैंड में हार्मोन और एंजाइम्स दोनों सीक्रेट होते हैं। क्लियर। इस टॉपिक में हम इस ग्लैंड से निकले हुए एंजाइम के विषय में चर्चा करेंगे, परंतु जिस दिन हम ग्लैंड वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर हम हार्मोन से रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है, इस ग्लैंड के संदर्भ में। तो एक मिक्स ग्लैंड है, जल्दी इसमें 3 टाइप के एंजाइम निकलते हैं। जल्दी से मेरे साथ याद कीजिए, एल ए टी। जल्दी से एल ए टी। एल से बनता है लाइपेज, ए से बनता है एमाइलेज, टी से बनता है ट्रिप्सिन। एल ए टी, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। एल ए टी, लाइपेज क्या करता है? फैट्स का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन? फैट्स का। और एमाइलेज किसका डाइजेशन? स्टार्च का। किसका? स्टार्च का। ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टोन जैसे प्रोटीन को, पेप्टोन को पेप्टोइड में चेंज करता है। ये पेप्टोन को पेप्टोइड में, देखो प्रोटीन को 2-3 जगह डाइजेशन हुआ, पहला स्टमक में हुआ और अब पैनक्रियास ग्लैंड में हुआ। क्लियर हुई बात? पैनक्रियास ग्लैंड एक मिक्स ग्लैंड है, इससे 3 टाइप के एंजाइम निकलते हैं, एल ए टी, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है? फैट्स का डाइजेशन, एमाइलेज से स्टार्च का डाइजेशन और ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टोइड में बदलता है। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। सो आगे चर्चा करते हैं हम। अब करते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन का नखरा क्या हो गया? पूरा हो गया है। क्लियर। अब इसका क्या कहना था कि हम एसिडिक वाला फूड नहीं लेंगे। तो लीवर चाचा बोला डोंट वरी डोंट वरी, मैं आपके फूड को बेसिक बना देता हूँ। तो अब ये लार्ज इंटेस्टाइन फूड को एक्सेप्ट कर लेगी। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करने से पहले लीवर चाचा को मिटा देते हैं। स्पेस रोक रहा था। स्मॉल इंटेस्टाइन के बच्चों 3 पार्ट होते हैं, डेडोनम, जेजुनम, इलियम। मेरे साथ बोलो, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, डेडोनम, जेजुनम, इलियम। एक बार और, डेडोनम, जेजुनम, इलियम। एक बार और, डेडोनम, जेजुनम, इलियम। शाबाश। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में चर्चा करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला होता है डेडोनम, डेडोनम। दूसरा होता है जेजुनम, जेजुनम। बोलो मेरे साथ, डेडोनम, जेजुनम, इलियम। डेडोनम, जेजुनम, इलियम। डेडोनम, जेजुनम, इलियम। डेडोनम, जेजुनम, इलियम। डेडोनम, डेडोनम, जेजुनम, इलियम। डेडोनम, जेजुनम, इलियम। शाबाश। डेडोनम क्या करता है? देखो, डेडोनम से माय डियर फ्रेंड 2 टाइप के हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है सेक्रेटिन हार्मोन, सेक्रेटिन हार्मोन, सेक्रेटिन हार्मोन। क्लियर। और एक निकलता है कोलेसिस्टोकाइनोन, कोलेसिस्टोकाइनन। जल्दी मेरे साथ बोल लो, कोलेसिस्टोकाइनोन, कोलेसिस्टोकाइनोन, कोलेसिस्टोकाइनोन। याद रखना माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला खोजा गया हार्मोन भी सेक्रेटिन हार्मोन था। सेक्रेटिन हार्मोन क्या करता है? पैनक्रियास ग्लैंड से निकलने वाले एंजाइम्स को प्रेरित करता है। एलएटी लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन निकलते हैं ना, उनको निकलने में हेल्प करता है। और कोलेसिस्टोकाइनोन हार्मोन क्या करता है? लीवर से निकलने वाले बाइल जूस और बाइल साल्ट को उनको निकालने में हेल्प करता है, उनको लिए प्रेरित करता है। इतनी ही बात याद रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो एंजाइम ना होते हुए भी डाइजेशन में हेल्प करता है? वो कोलेसिस्टोकाइनोन और सेक्रेटिन हार्मोन है। क्लियर। जेजुनम का कोई विशेष कार्य नहीं होता है, बल्कि ये जो फूड होता है उसको एक्सपेंड करने का कार्य करता है। यहाँ पर फूड क्या हो जाता है? एक्सपेंड हो जाता है। इलियम क्या करता है? इलियम से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। एक निकलता है इरेप्सिन, इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है? पेप्टोन को, पेप्टोइड को
पेप्टोइड को किस में कन्वर्ट करता है ये? एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। क्लियर? और इससे निकलता है इंटेस्टाइनल जूस। क्या निकलता है? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में कई तरह के एंजाइम होते हैं, जैसे सुक्रेज। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, नहीं तो मैं शायद विजिबल होगा, एक मैं चेक कर लेता हूँ विजिबल है या नहीं। विजिबल है। इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है? सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज। अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लेना और खुद लिख लेना यार, खुद से भी कुछ करो। सुक्रेज होता है वो सुक्रोज का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन? सुक्रोज का। और लैक्टेज होता है वो लैक्टोज का डाइजेशन करता है। और जो माल्टेज होता है वो माल्टोज का डाइजेशन करता है। इतनी सी बात क्लियर हुई? सो ये हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा। स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। किस प्रकार का? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसा स्ट्रक्चर होता है? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? विली या माइक्रोविलाई। विली या माइक्रोविलाई भी बोलते हैं इसे हम, माइक्रोविली। ये माइक्रोविली क्या करता है? ये जो माइक्रोविली होता है ये ब्लड वेसल से कनेक्ट रहता है और हमारे स्टमक में जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ब्लड वेसल तक प्रोवाइड कराता है। और ब्लड वेसल में जो ब्लड होता है इस डाइजेस्टेड फूड को सभी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक देता है, जिसमें क्रेब्स साइकिल में ये एनर्जी बनाने में कार्य करता है। मैंने आपको क्रेब्स साइकिल के बारे में सर्कुलेटरी वाले सिस्टम में बताया था। जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में मिलकर तीन चीजों का निर्माण करे, ग्लूकोज, H2O और CO2। ग्लूकोज का यूज हम एनर्जी के वे में करते हैं, H2O का स्वेट के वे में करते हैं, और जो CO2 वो राइट एट्रियम में चला जाता है। ये हमने सर्कुलेटरी वाले सिस्टम में बात किया था। आई होप कि आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बातें समझ में आई होगी। और थोड़ा सा और याद रख लेना कि जो इसका जो साइज होता है, जो इसकी लेंथ होती है वो 6 से 7 मीटर होती है। और इसका जो डायमीटर होता है वो 1.25 मीटर होता है। दिस इज ऑल अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो आप बहुत ही अच्छे बच्चे होंगे तो लिख रहे होंगे साथ में साथ, अगर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे तो साथ के साथ याद कर रहे होंगे। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक लार्ज इंटेस्टाइन के विषय में। ये हमारा फूड पाइप है, ये हमारा स्टमक है, और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन, समझ में? और फिर यहाँ पर रहती है एक लार्ज इंटेस्टाइन। इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपने अपने पुस्तकों में पढ़ा होगा, प्राचीन समय में ही भले, लेकिन पढ़ा तो होगा। क्या मैं जिस तरह से बुक में, आप लोगों की बुक में था, वैसा बनाने में सक्षम हुआ? कोई नहीं, हमें तो बेसिकली समझना, हमें थोड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन। सपोज करो आप इस तरह की लार्ज इंटेस्टाइन आपने, मैं सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन को हिंदी में हम बड़ी आंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन का बारे में पहले सुन लो और मेरे साथ याद कर लो, फिर मैं आपको लिखवा भी दूंगा। लार्ज इंटेस्टाइन का जो मुख्य कार्य होता है, अनएब्जॉर्ब फूड को, अपचे हुए भोजन को बॉडी से बाहर निकालने का कार्य होता है। इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन एक हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी होता है। क्लियर? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स उसे बोलते हैं जो ऑर्गन्स एक्सक्रिएशन में हेल्प करते हैं, जो शरीर में अनपचे हुए या अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करते हैं, उसे हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन एक प्रकार का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। क्लियर? ये किस चीज का एक्सक्रिएशन करता है? अनएब्जॉर्ब फूड को, अनपचे हुए भोजन को बॉडी से बाहर निकालता है। पहली बात, पहला आपको समझ में है इसका कार्य कि
अनएब्जॉर्ब फूड को बाहर निकालता है। दूसरा इसका मुख्य कार्य होता है कि वाटर्स या लिक्विड से रिलेटेड सब्सटेंस को या लिक्विड से रिलेटेड चीज को ये एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। परंतु जब कभी हमें टाइफाइड या लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन अपना कार्य करना बंद कर देती है, जिस वजह से ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। क्लियर हुई बात? सो दो इसके सबसे मुख्य बात हमने कार्य याद किए। क्या? जल्दी से मेरे साथ बोलो कि इसका पहला कार्य होता है कि अनएब्जॉर्ब फूड को बॉडी से बाहर निकालना और वाटर या लिक्विड सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करना। तो बातें स्पष्ट हुई। और जो लार्ज इंटेस्टाइन के मुख्यतः तीन पार्ट होते हैं। मुख्यतः कितने पार्ट होते हैं? तीन। एक होता है कोलोन, एक होता है सीकम, एक होता है रेकिटम। बोलो मेरे साथ, कोलोन, सीकम, रेकिटम। कोलोन, सीकम, रेकिटम। इतनी बात क्लियर? सो अब हम बात करते हैं। अब जो कोलोन होते हैं उसके भी कुछ पार्ट होते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इस तरह से और इस तरह से जो ये पार्ट है, इसी को हम कोलोन बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिगमोइड कोलोन, रेकिटम कोलोन। बोलो मेरे साथ जल्दी से, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिगमोइड कोलोन, रिकेटियम कोलोन। स्पष्ट हुई बात? सो मैं अभी लिख देता हूँ। सबसे पहला जो इसका कार्य होता है अनएब्जॉर्ब फूड को बॉडी से बाहर निकालना, अनएब्जॉर्ब फूड को बॉडी से बाहर निकालना। और दूसरा जो वाटर को एब्जॉर्ब करना। क्लियर? पहली बात। फिर इसके हमने तीन मुख्यतः पार्ट पर बात की थी। सबसे पहला हो गया इसका कोलोन, फिर हमने बात की कि इसके सीकम, और फिर हमने इस पर बात की इसका रेकिटम। वैसे तो और भी होते हैं लेकिन मुख्यतः फिर कोलोन के कुछ मेजर पार्ट होते हैं। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिगमोइड कोलोन और रेकिटम कोलोन। इसे बोलते हैं बच्चों हम असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिगमोइड कोलोन और रिकेटम। इतनी बात स्पष्ट हुई सभी को? सो हम बात करते हैं। ये होगा हमारा असेंडिंग कोलोन। यहाँ पर माय डियर फ्रेंड एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम अपेंडिक्स बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या होता है? ये सेल्यूलोज का डाइजेशन करता है। किसका? सेल्यूलोज का। जैसे पहले के जो आदमी होते थे वो सेल्यूलोज ज्यादा खाते थे, जैसे कि नेचर से मिली हुई चीजों का ज्यादा उपभोग करते थे। ठीक है? उनमें उनमें ये ज्यादा एक्टिव था। लेकिन वर्तमान की जो पीढ़ियां है वो उनमें ये अपेंडिक्स कमजोर हो गया है, ना मात्र के बराबर है, क्योंकि हम सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं करते, क्योंकि हम सेल्यूलोज का पाचन भी नहीं करते हैं, उसको उपभोग भी नहीं करते। क्लियर? फिर यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं उसे हम? सीकम। क्या बोलते हैं इसे हम? सीकम। सीकम में एक बैक्टीरिया होता है जिसे बोलते हैं हम ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन में ये डाइजेशन का कार्य करता है। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ऐसा फूड भी आ जाता है जिसको डाइजेशन अच्छे प्रकार से नहीं हो पाता है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया उसका डाइजेशन करता है। इतनी बात क्लियर हुई? और फिर यहाँ पर एक होता है रिकेटम। क्या होता है? रिकेटम। और फिर होता है एनस। क्या होता है? एनस। आपको ये चीजें विजिबल होगी? यार मैं चेक कर लेता हूँ विजिबल है या नहीं। विजिबल है। रिकेटम में क्या होता है बच्चों? जो अनएब्जॉर्ब फूड है वो स्टोर रहता है। जो अनपचा भोजन है वो रिकेटम में स्टोर रहता है और वो हमारी बॉडी से एनस के रास्ते बाहर निकल जाता है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है बातें? सो ये था हमारा आज का टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार जल्दी से सभी बच्चे रिवाइज करा दीजिए, या जितने भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं अब मेरे साथ बोलते जाइए। अब जितना हमने पढ़ा है हम जल्दी से रिवाइज करेंगे, बहुत स्पीड में और मैं तेज तेज बोल के। सबसे पहले हमने फूड को इनटेक किया, टिप की हेल्प से उसका ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन किए गए सब्सटेंस को हमने क्या कहा? बोलस कहा। क्या कहा हमने? बोलस का। फिर हमारे माउथ में एक स्लाइवरी ग्लैंड थी। स्लाइवरी ग्लैंड तीन पेयर्स में, पैराटॉइड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। पैराटॉइड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा सीक्रेट होते हैं। स्लाइवा में चार टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं।
कौन कौन सी? लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेस, म्यूटेस। लाइसोजाइम फूड में प्रेजेंस बैक्टीरिया को किल करता है। टाइलिन और डाइस्टेस क्या करता है? जो स्टार्च का डाइजेशन करता है और म्यूकस फूड को चिपचिपा बना देता है। फिर उसके बाद जो ये बोलस है ये हमारे फूड पाइप में जाता है बाय द पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। फिर स्टमक में ग्लैंड होती है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें शामिल होती है, HCl, रेनिन, पेप्सिन। HCl क्या करता है? एसिड फूड को एसिडिक बनाने का कार्य करता है और फूड में प्रेजेंस बैक्टीरिया को किल करता है। रेनिन मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है और पेप्सिन प्रोटीन जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को पेप्टोन में चेंज कर देता है। फिर उसके बाद लीवर से 3 चीजें सीक्रेट होती है, बाइल जूस, बाइल सॉल्ट। बाइल जूस क्या करता है? फूड को बेसिक बनाने का कार्य करता है। बाइल सॉल्ट एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है। फिर उसके बाद पैनक्रियाज ग्लैंड होती है। पैनक्रियाज एक प्रकार की मिक्स ग्लैंड होती है जिसमें से एंजाइम्स और हार्मोन दोनों सीक्रेट होते हैं और उसमें से 3 टाइप के एंजाइम्स LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज फैट्स को डाइजेशन करता है, एमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करता है और ट्रिप्सिन जो होता है पेप्टोन जैसे सब्सटेंस को पेप्टोन में बदलता है। क्लियर? फिर उसके बाद फूड जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 मेजर पार्ट, डेडोनम, जेजुनम, इलियम। डेडोनम से 2 तरह के प्रोटीन निकलते हैं, सेक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। सेक्रेटिन क्या करता है? जो LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन उनको निकालने के लिए प्रेरित करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन बाइल जूस और बाइल साल्ट को निकालने के लिए प्रेरित करता है। डेडोनम, जेजुनम का मुख्यतः कोई कार्य नहीं होता है बल्कि यहाँ पर फूड थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है। और इलियम जो होता है उससे 2 तरह के एंजाइम निकलते हैं, एक तो इरिप्सिन और एक इंटेस्टाइनल जूस। इरिप्सिन क्या करता है? जो पेप्टोइड था उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है और इंटेस्टाइनल जूस से सुक्रेज, सुक्रोज, माल्टेज ये इसका डाइजेशन करता है। सुक्रेज सुक्रोज को बचाएगा, माल्टेज माल्टोज को बचाएगा बचाएगा और लैक्टेज लैक्टोज को बचाएगा। अब ये क्या होते हैं? सुक्रोज क्या होता है? माल्टोज क्या होता है? इसके लिए आप पेशेंस रखिए, हम उसमें न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में बात करेंगे क्योंकि एक तरह के कार्बोहाइड्रेट है। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेजर कार्य होता है अनएब्जॉर्ब फूड को बाहर करने का होता है, अनएब्जॉर्ब फूड को एक्सक्रीट करता है और जितने भी ये फूड वाटर्स हो गए उनको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के 3 मेजर पार्ट हो गए हैं, कोलोन, सीकम और एकिटम। कोलोन के फिर 3-4 पार्ट हो जाते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग, सीकम और डिकेटम। क्लियर? सीकम में इकोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि इसमें हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। और इकेटम में अनएब्जॉर्ब फूड स्टोर रहता है, एनएस के रास्ते बाहर निकल जाता है। क्लियर? अगर आपसे कोई डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में बात करें तो आपको भी इतनी ही विस्तार पूर्वक और इतनी ही तेजी से बताने का प्रयास करना है। मेरा मकसद ये है कि आप भी इतनी ही तेजी बताएं। आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो भाई, खाली बैठते वक्त या कहीं पर हो तो देखते रहे करो ताकि आपको चीजें समझ में आए। क्लियर है बात? एक बार इसीलिए बच्चों अब हमने कंप्लीट टॉपिक पढ़ लिया। अब मैं इसीलिए डाइजेशन के कितने मेजर कुछ चरण होते हैं, 5 मेजर चरण होते हैं। सबसे पहले हमने फूड को क्या किया था? इनाइजेशन। फूड को सबसे पहले हमने इनटेक किया था, फिर उसके बाद हमने उसको क्या किया था? डाइजेशन। फिर क्या हुआ उसका? डाइजेशन। तीसरा क्या हुआ था उसका? एब्जॉर्प्शन। फिर क्या हुआ इसका? एसिमिलेशन। क्लियर? ये कुछ डाइजेशन के फेजेस जो हमने पढ़े। हमने सबसे पहले फूड को इनटेक किया, फिर उसका डाइजेशन हुआ, फिर उसका एब्जॉर्प्शन हुआ और एब्जॉर्ब होने के बाद जो अनएब्जॉर्ब फूड था वो सीक्रेट हुआ। क्लियर? इसलिए कई बच्चे पूछते हैं या कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी होता है कि हमें खाना खाने के बाद नींद क्यों आ जाती है? इसीलिए आ जाते हैं जब हम ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, नींद जब आती है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने खाना खाया बहुत ज्यादा, खाना खाने के बाद बॉडी की पूरी जो एनर्जी है वो फूड को डाइजेशन करने में हेल्प रहेगी। आई मीन जो इसके हमारे स्टमक की जो सेल होएगी ये ऊपर से भी नीचे से भी हाथों से भी पर सारी टाइप की एनर्जीज को ले लेगी और फूड को डाइजेशन करने का काम करेगी। जब सारी एनर्जी एक तरफ सेंट्रलाइज हो जाएगी तो ऑब्वियस है कि बॉडी का जो अदर पार्ट होंगे वे अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शरीर को क्या चाहिए? नींद चाहिए, इसीलिए हमें नींद आती है। क्लियर हुई बात है? सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी बातें थी, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे, जितने भी ग्लैंड थी, सभी पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो में भी कुछ न कुछ नई चीजें सीखी होगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
अगले टॉपिक के साथ। जब तक आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और दूसरों को भी कुछ ना कुछ नई चीजें सिखाते रहिए। थैंक यू दोस्तों।